मॉर्निंग, कैसे हैं आप सर। चलें एक बार फिर से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिट एलिमेंट में हमारी जो सीरीज चल रही है। आज है हमारे पास 5D सीरीज, यानी हमने 3D सीरीज पढ़ ली। प्रथम संक्रमण तत्व सीरीज हमारी होगी, द्वितीय भी होगी 4D एंड 5D। आज हम 5D को क्लियर करेंगे। देखते हैं 5D में कौन कौन से तत्व आते हैं और किस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे एंड इसके एस कक्षक में 6s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन। तो पहली बात यह है, पहला पॉइंट जो हमारा क्लियर है कि ये सीरीज डी ब्लॉक की जो होगी हमारी ये तीसरी सीरीज होगी। तीसरी श्रेणी है, तृतीय श्रेणी में हमारा 5D आता है और आवर्त इसका क्या होगा 6 होगा। मैंने आपको बताया था कि सीरीज डी 5 होगी तो उससे एक आगे क्या होगा वो उस आवर्त में आएगा। अब देखिए बेटा इसमें कितने तत्व आते हैं। प्रत्येक सीरीज में आपको पता है 10 तत्व आते हैं, तो इसमें भी आएंगे। इसमें जो तत्व है बेटा वो लेंथेनम से शुरू होते हैं। एले देखिए यहाँ से लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज भी शुरू होती है हमारी, जो नीचे हम नेक्स्ट एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो लेंथेनम से शुरू होता है, तो लेंथेनम, हाफनियम, टेंटनम, उसके बाद आता है आपका टंगस्टन, ऑक्सीनियम, रिहीनियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। देखिए बेटा लेंथेनम, हाफनियम, टेंटनम, टंगस्टन, ऑक्सीनियम, रिहीनियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से हमारे पास कितने तत्व हैं 10 है। 10 तत्व हमारे पास इसमें भी है, इस डी सीरीज में भी। अब ये तो हुए हमारे तत्वों के नाम। इसका थोड़ा अगर शॉर्टकट आपको बताएं तो शॉर्टकट में हम जो इसको याद करें, कैसे लर्न करें, लर्न करने का तरीका ला हफ्ता वरना ओसामा, रिहान, इरफान, पीटेंगे और हंसेंगे। फिर से बोल रहा हूं, ला हफ्ता, एल ला हफ्ता, HFT को मिला के हफ्ता, वरना ओसामा, रिहान, इरफान, पीटेंगे और हंसेंगे। ये इसका आपके पास ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है, कैसे आप याद रखें। लेंथेनम, हाफनियम, टेंटनम, टंगस्टन, ऑक्सीनियम, रिहीनियम, इरिडियम, प्लेटिनम और गोल्ड एंड मरकरी, इस प्रकार। अब देखिए बेटा क्योंकि लेंथेनम से शुरू होता है तो 57 हमारा 57 से लेंथेनम शुरू हो जाता है और यहां से 57 से आपकी 58 59 की जो सीरीज होती है वो 4F यानी F ब्लॉक तत्वों में चली जाती है। जब हम वहां पढ़ेंगे आपने उसे आपको पता है कि किस प्रकार से हमारे डी ब्लॉक का एक हिस्सा F में चले जाता है लेंथेनाइड के रूप में और एक एक्टिनाइड के रूप में चले जाता है। तो यहाँ पर 57 से आगे जो है 58 यानी 71 तक वो जो जाएंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं 5D सीरीज। तो लेंथेनाइड यहाँ से निकल जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 72। क्या बचेगा, उसके बाद का जो अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा 70। 57 से आपका कहाँ चले गए 71 तक लेंथेनाइड में चले जाते हैं। तो 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। बाकी बचे हमारे जो 5D सीरीज के तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहां से शुरू हो जाएंगे 72 से। क्लियर हो गया, ये आपका कॉन्सेप्ट पहले भी क्लियर है, नहीं तो एफ ब्लॉक में हम इसे क्लियर करेंगे। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। अब आता है, ये तो था इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसके किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या क्या इनका परमाणु क्रमांक होता है, यानी जेड है। ये क्या है इसका जेड है परमाणु क्रमांक। अब आता है आपके पास की सीरीज में जो 6s इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, आवर्त छठा है तो कौन सा वाला है 6s में जाएगा। किस में जाएगा 6x में, और फिर उसके बाद वापस किस में आएगा 5D में। किस में आएगा 5D में। तो पहले 6s के इलेक्ट्रॉन देखते हैं। इसमें 6s में देखिए बेटा कैसे जाते हैं 2 2 2 2, बहुत सिंपल है। इसमें 2 2 1 1 एंड यहां आपका लास्ट में 2। यही डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको ये याद रखना है। हमने दो सीरीज में, पिछली दो सीरीज में देखा, आपने वहां पे देखा वहां पे 4-5 तत्व ऐसे आए जिनमें 6s में सॉरी जिसमें 5s में इलेक्ट्रॉन 1 1 1 आ रहे थे। हमारे जो 3D सीरीज थी उसमें लास्ट के 3 में 1 1 आ रहा था, क्रोमियम, कॉपर और जिंक में 1 1 आ रहे थे। लेकिन इसमें देखिए आप 5D सीरीज में आपको केवल ये दो याद रखने, प्लेटिनम और गोल्ड। इन दो में ही आपके पास 6s में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाकी सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बहुत सिंपल है।
उसके बाद अगर जब 2 यहां हो गए तो अब डी में कितने जाएंगे, तो डी में पहला है तो यहाँ पे 1 जाएगा, यहाँ पे 2 जाएंगे, यहाँ पे 3 जाएंगे, यहाँ पे 4 जाएंगे, यहाँ पे 5 जाएंगे, यहाँ पे 6 जाएंगे, यहाँ पे 7 जाएंगे, और देखिए बेटा यहाँ पर 9 हो जाएगा क्योंकि ये कम हो गया ना 8 की जगह, तो यहाँ 9 हो जाएगा, इसमें 10 हो जाएंगे और इसमें फिर क्या हो जाएगा हमारे 10 हो जाएंगे। देखिए बस ये लास्ट के 3 में अंतर देखिए, लास्ट वाला तो आपको पता ही है कि ऊपर जिंक, फिर कैडमियम, फिर मरकरी, ये तो 10 होंगे ही, लेकिन यहाँ पे देखिए गोल्ड आपका यहाँ 10 में आ गया, लेकिन प्लेटिनम आपका 9 में, लास्ट के 3 पे आपने कंसंट्रेट करना है, बाकी आपकी एज इट इज है। इस प्रकार से आप इनके इजिली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे 5D सीरीज के, ला हफ्ता, वरना, उसामा, रिहान, इरफान, पीटेंगे और हंसेंगे, इस रूप में आप इसको याद करेंगे। इसका जेड का मैंने आपको बताया। यहां से लेंथ नाइट सीरीज हमारी शुरू हो जाती है, जो आप बाद में पढ़ेंगे एफ ब्लॉक में। किसमें पढ़ेंगे आप? एफ ब्लॉक में। और उसके बाद 57 के बाद जो 58 71 तक, 58 टू 71 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको वहां मिलेंगे। यहां से 72 हमारा शुरू हो जाता है, ये हमको याद रखना है। दूसरा हमको याद रखना है 6S सीरीज में किसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और जब एक आएगा तो बड़े इजीली आप उसके 5D के इलेक्ट्रॉनों को भी फिल कर पाएंगे। अगर मैंने 11 में सिखाया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, आपने अच्छे से पढ़े होंगे। माना आपको 72 का अभी आपको पता नहीं है, माना आपको ऐसे में मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे करना, बहुत इजीली आपको ये सीरीज आती है, लेकिन बाई चांस आपको पता नहीं है और आपको लिखना हो कि आपको 72 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है, हाफ नियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम क्या कहते हैं, नियरेस्ट इनर्ट गैस को ध्यान रख करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जाते हैं। ये आपको क्लियर है? फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, इस 72 की नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है वो जेनॉन है। जेनॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 54 होता है। क्या होता है? 50। इसको आधार मान करके हम इन सब के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अब जेनॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 54 है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, 54 के बाद सीधा हमारा आता है 4F14, F कंप्लीट होता है इसमें 4F14। डी का आपको पता नहीं, क्योंकि डी आपने भरना है ना, तो आपको डी पता नहीं है। माना आपने 5D खाली छोड़ दिया, और 6 का आपको पता है 6S, क्योंकि आप यहां से देख लेंगे। माना आपको डी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आपको एस पता है, आपको पता चला एस में सब में 2-2 है, केवल प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी में 1 है, तो आपने यहाँ पे एस को 2 कर दिया। ठीक है, केवल आपको पता है कि लास्ट में जो 78, 79 और 80 है उसी का, इन दो का ही क्या है, 1-1 है, बाकी 2 है। आपने 70। अब आपको पता नहीं है अभी तक कि इसके डी में मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, डी में कितने। मैंने आपको बता दिया इनर्ट गैस के, नियरेस्ट इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मान करके आगे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जाते हैं। तो जेनॉन 54 है, उसके आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F14 कंप्लीट होगा। डी का पता नहीं है, 6S2 का हमको पता है। अब मेरे को 72 का निकालना है, तो देखिए 72 का हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 54 किसका है, जेनॉन का है। 4F14 मींस कितना हुए, 14 ये हुए, और 2S में हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इन दोनों को जोड़ देंगे अगर हम, तो कितने हो गए, यानी हम यहाँ पे 14 कर लेंगे। इसके लिए हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि हमको अभी पता नहीं कि 5D में हमें कितने इलेक्ट्रॉन रखने, हमने यहाँ x कर लिया, एंड प्लस यहाँ पे कितना हो गया हमारा 2, और इक्वल टू किसका निकालना है हमको, मैंने कहा आपको हर्ट्ज का आपने निकालना है 72। यहाँ क्या लिख देंगे, 72। क्लियर? अब देखिए ये कितना हो गया आपका, ये और ये, इन दोनों को अगर आप ऐड कर लेंगे, प्लस इसके साथ में प्लस हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो इसके साथ में ऐड करके ये 54 में प्लस है, 54 में क्या है, प्लस है। अगर आप इसको ऐड करें तो आपका कितना हो गया, 68, और यहाँ पे 5D नहीं लिखेंगे, केवल x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, d का पता नहीं है, x है। ये हो गया अगर 68 और 2 70, कितना हो गया आपका यहाँ पे 70, ठीक है ना। तो सॉरी इक्वल टू, ठीक है 70। अब यहाँ ये 70 हो गया, सबको आपने ऐड कर लिया यहाँ 70, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 70, देन इधर कितना है 72, तो 72 माइनस 70 कर लेंगे। 72 माइनस 70 तो कितना आया आपका 2, कितना आया 2। इट मीन्स आपके डी में जो होगा, इसके डी में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। देखिए बेटा यहाँ पे 2 है, बिल्कुल करेक्ट। तो हम जेनॉन के इलेक्ट्रॉन, जेनॉन के साथ में इस सबको ऐड कर लेंगे, एक्स को बाहर निकाल देंगे, जितना आएगा उसको माइनस कर देंगे, किससे, 72 से। किसे कर देंगे, 72 से उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि 72 वाले का हमने निकालना है, इसलिए इसका सबका टोटल 70 आया। 72 में से हमने इसको निकाल दिया, तो ये हमारा 2 हो गया। देखिए आप डी का
2, तो हम 4f14 d5d2 एंड 6s2 हो गया। इजीली हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। आपको माना 76 का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहां तक आपको पता चल गया कि जेनॉन का कितना है, 76 में भी 2 है तो 70 आ रहा है। जेनॉन से लेके आगे तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ रहा है, इन सबको ऐड करके 70 आ रहा है। तो 70 से हम क्या कर देंगे, 76 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे 76 - 70 कर देंगे, कितना बचेगा 6। आप देखिए इसके डी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन है। बहुत इजीली आप इलेक्ट्रॉनों को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आपको जेनॉन का पता होना चाहिए। जेनॉन के बाद हमारा 14f कंप्लीट होता है, 5d का हमको मालूम नहीं है और 6x का हमको पता है, तो इसके आधार पर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो ये है बेटा आपके पास 5d सीरीज। 5d सीरीज में मैंने आपको बता दिया, आपको इतना पोजीशन याद रखना है। इतना याद होने पे आप किसी के भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो आपके पास इसके बाद जो हमारे पास 6d सीरीज है वो कंप्लीटली फुलफिल नहीं है, तो 6d सीरीज पे ज्यादा कंसंट्रेट करते नहीं है, अपने 11th में वो पड़ी हुई है। अब आता है आपके पास ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं, उसमें इन तीनों डी यानी 3d 4d और 5d के ही तत्वों की पूरी डिटेल पढ़ी जाती है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी है, ये कैसे, इनका भौतिक गुण क्या है, इनके रासायनिक गुण क्या है, इन्हीं का हम अध्ययन करते हैं। तो अब हम जानेंगे तीनों सीरीज को मिला करके कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बता दिया कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस रूप में हम लिखेंगे, नियरेस्ट इनर्ट गैस के रूप में हम इसको लिखते हैं। 3d सीरीज है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3d में जाएगा। 4d सीरीज है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4d में जाएगा। 5d सीरीज है, इट मींस इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 5d सीरीज में जाएगा। इसलिए इसको 3d 4d एंड 5d कहते हैं। ये ट्रांजिट एलिमेंट है। ये 3 सीरीज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन्हीं 3 सीरीज के आधार पर हम आगे डी ब्लॉक के लक्षणों को, उसके कैरेक्टरिस्टिक का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आप इतना नोट करिए, फिर हम देखते हैं कि तीनों सीरीज में से इनका परमाणु का आकार कैसे होता है और इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है ऑक्सीकरण संख्या लिखने के लिए। नाउ गाइस, अब हम पढ़ेंगे इनके कुछ लक्षण कि इस सीरीज में किस प्रकार से परमाणु त्रिज्या या इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है। देखिए बेटा, हमने पी ब्लॉक पढ़ा, हमने एस ब्लॉक पढ़े। आपने देखा हमने पी ब्लॉक में हम ऊपर से नीचे जाते थे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती थी, बाएं से दाएं जाते थे तो परमाणु त्रिज्या घटती थी। बिल्कुल वही है कि नाभिकीय आवेश बढ़, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो एटम क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियो होगी वो घटेगी। तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, यानी इसमें भी हम आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ता जाता है। नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का जो प्रभाव होता है वो बढ़ता जाता है। जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। नाभिकीय बल भी क्या होगा, उसका बढ़ेगा। तो इसके कारण इनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, शुरुआत से लेकर के लास्ट तक जाते जाते क्या होती है, घट जाती है। त्रिज्याओं में क्या होती है, कमी आती है। त्रिज्या क्या होती है, घटती है। यानी बाय स्कैंडियम से अगर हम जिंक तक चलेंगे तो स्कैंडियम से जिंक तक चलते चलते इनकी जो परमाणु त्रिज्या है वो क्या होती है, घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। लेकिन इसमें होता क्या है बेटा, बीच में जो एक हिस्सा आता है क्रोमियम मैंगनीज आयरन का, इसमें थोड़ा मध्य में परमाणु त्रिज्याएं थोड़ा कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि बहुत बड़ा अंतर परमाणु त्रिज्याओं में नहीं आता। माना एक की अगर 150 है तो दूसरे की ज्यादा से ज्यादा 154 होगी, तीसरे की 158 होगी। इस प्रकार का जो अंतर आता है उसको भी हम लगभग कांस्टेंट डिफरेंस कांस्टेंट के रूप में लेते हैं कि लगभग कांस्टेंट हो गई। कारण क्या है कि बहुत ज्यादा अंतर परमाणु त्रिज्याओं में नहीं आता कि एक की 150 हो और दूसरे की 170 हो, ऐसा डिफरेंस नहीं आता, या 165 हो, ऐसा डिफरेंस नहीं आता। बीच में कहने का मतलब है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम में तो परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है क्योंकि नाभिकीय आवेश कम होता है। नाभिकीय आवेश कम होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, तो नाभिकीय आवेश कम होगा तो इलेक्ट्रॉनों पे भी उतना नाभिकीय बल नहीं लगेगा। जेड इफेक्ट जो होता है कम होता है, तो उसके कारण त्रिज्या क्या होती है, बड़ी। लेकिन बीच में थोड़ा कांस्टेंट हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा परमाणु की त्रिज्या नहीं बढ़ती। लेकिन जैसे जैसे हम एंड की ओर जाते हैं परमाणु की त्रिज्या में और ज्यादा कमी क्या होती है, होने लगती है। उसका रीजन क्या है कि नाभिकीय आवेश उतना ही तेज, नाभिकीय आवेश उसका क्या होता है, बढ़ने लगता है। ये इसका एक रीजन होता है कि नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ परमाणु त्रिज्याओं में क्या होती है, वृद्धि होती है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, लेकिन बाएं की तरफ बढ़ी, फिर कम, फिर और कम, इस तरीके से इनका क्या होता है,
त्रिज्या। और यही चीज सब में तीनों वर्ग में है कि नाभिक के आवेश बढ़ने, क्योंककि इसमें भी आवेश बढ़ रहा है, यहाँ पर भी आप देखिए 39, 49, 40 से हमारा 39 से शुरू होता है, 39, 40, 41, 52, तो 42 इस तरीके से लेंथनम तो हमारा 57, उसके बाद 72 से हमारे नाभिक के आवेश बढ़ने लगता है। तो नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण ये, अच्छा इसमें मध्यम होने का रीजन एक चीज और होता है कि जो जैसे डी कक्षक यानी इसमें तीसरा आवर्त है, और डी अंतिम कोष क्या है 4s है, अंतिम कोष क्या 4s में माना इसके कोई किसी के 2 इलेक्ट्रॉन है फॉर टाइम बिंग। जैसे क्रोमियम को ही देख ले कि क्रोमियम में हमारे क्या होता है कि क्रोमियम में हमारा जो 4s होता है वो 1 है, लेकिन उसका डी जो कक्षक है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक का आवेश भी बढ़ता है और डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस पे बाहर की ओर क्या लगाते हैं, अपना इफेक्ट रिपल्सन करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में बाहर की तरफ इस पे रिपल्सन। लेकिन ये रिपल्सन इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि नाभिक के आवेश भी इसके जितने इलेक्ट्रॉन बढ़े उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण इसका नाभिक के आवेश भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। वैसे अंदर के इलेक्ट्रॉन के द्वारा बहतम कोष के इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्सन किया जाता है, यानी जो प्रतिकर्षण का बल लगाया जाता है, उसको हम सील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं बेटा, सील्डिंग इफेक्ट। इसमें सील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है हमारा, कि सील्डिंग इफेक्ट किस प्रकार से होता है कि अंदर का क्योंकि अंदर के कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, हमारी ज्यादा होती है। यानी पहले 3D में 4s भरा, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां बन रहा होता है, 3D में भर रहा है। तो 3D में भर रहा है तो इट मीन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अंदर ज्यादा हो रही, बाहर कम है। तो बाहर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाते हैं, अपना प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, यानी सील्ड कर देते हैं कि उसको अंदर नाभिक के आवेश के घेरे में उसको नहीं आने देते हैं। तो इस इफेक्ट को सील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इसके कारण परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बड़ी हो जाती है, परमाणु का आकार क्या हो जाता है, बड़ा होता है, क्योंकि क्या लगेगा इस पे, बाहर की ओर बल लगेगा, बाहर की ओर क्या लगेगा, बल। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उतने ही नाभिक के आवेश भी, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं उतने नाभिक के आवेश भी बढ़ रहा है। तो इसके कारण नाभिक का आवेश भी ज्यादा होने के कारण लगभग ये जो इनकी जो त्रिज्याएं होती है लगभग कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो ये एक इस ग्रुप में सब में ये इसकी सील्डिंग इफेक्ट एक प्रभाव होता है, जिसके कारण इनकी त्रिज्याओं में वृद्धि होती है। वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि अगर अंदर की ओर डी कक्षक फुल फिल हो गया तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा बल लगाएगा। क्या लगाएगा, ज्यादा रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षण ज्यादा रिपल्सन करेगा। तो ये कोष में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो उस पर नाभिक का प्रभाव नहीं रहेगा, वो नाभिक के प्रभाव से बाहर हो जाएगा, यानी बाहर की ओर संकुचन की बजाय फैल जाएगा, तो आने नहीं देगा। तो अंदर वाला कोष भी बाहर वाले पे क्या लगाएगा, बाहर की ओर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। इसलिए इनके कोषों में, इसलिए इनकी त्रिज्याओं में सील्डिंग इफेक्ट के कारण वृद्धि होती है। सील्डिंग इफेक्ट के कारण तो लगभग कांस्टेंट हो जाती है, ना कम होती है ना ज्यादा होती है। सील्डिंग इफेक्ट इनके पास होता है, यहां भी होता है, यहां भी होता है, यहां भी होता है। आपको पता ही है कि प्रत्येक का 3D है, प्रत्येक का 3D है। यहां तो 4f भी है कि f के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट 14 है, तो 14 इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के आवेश भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन d में इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण तो खींच लेते हैं, इसलिए क्या होती है, संकुचित होता है। लेकिन जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसमें सील्डिंग इफेक्ट आता है। सील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि अंदर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। तो इस प्रकार से इन सब में परमाणु त्रिज्या नाभिक के आवेश बढ़ने के साथ में क्या होती है, बढ़ती है। बीच में कहीं पर कंडीशन ऐसे आती है सील्डिंग इफेक्ट के कारण कि उनकी जो परमाणु त्रिज्या है वो थोड़ा कांस्टेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा अंतर परमाणु त्रिज्याओं में नहीं आता, बहुत ज्यादा वृद्धि बहुत ज्यादा कमी उनमें नहीं आ पाती। तो वो कांस्टेंट के रूप में ले लेते हैं हम कि थोड़ा उनकी रुकती है या मध्यम होती है, और फिर कम, मध्यम, अधिक, मध्यम और ज्यादा। इस प्रकार से हम इसके परमाणु त्रिज्या को पढ़ते हैं तीनों ग्रुप में, 3D सीरीज, 4D सीरीज है, 5D सीरीज में। अब आप इसे नोट कर लीजिए। स्क्रीनिंग इफेक्ट का ध्यान रखना, इसको सील्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको कह दिया। अंदर के कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बढ़ जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कोष पे उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, यानी उनको नाभिक के आवेश से दूर रखते हैं, सील्ड कर देते हैं उनकी जगह को, जिससे उन पे नाभिक का आवेश न लगे, नाभिक का अट्रैक्शन उस तक न पहुंचे, और वो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है। सील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट का बताइए एग्जाम्पल सहित, आप इस ग्रुप से उठा करके इसको बता सकते हैं कि ये होता है। ठीक है, इसे नोट करिए। इसके बाद हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स देखते हैं कि किस प्रकार से इस ग्रुप के पहले वाले को पकड़ेंगे 3D में कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या वेरिएबल क्यों होती है, कि क्यों ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर से शो करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। इनकी जो ट्रांजिट एलिमेंट्स हमारे संक्रमण तत्व जो है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है
वो ऑक्सीकरण परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दिखाते हैं, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं, इसका कारण क्या है, इसको देखते हैं। देखिए बेटा, स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3D सीरीज है, आपको पता है 3D1 और 4s2 होता है, 4s2 होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कैसे निकलता है, वेरी सिंपल है, आपको पता है अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, पहले अंतिम कोष का त्यागेगा, उसके बाद उससे पहले वाले कोष का त्यागेगा, तो इस जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस हिसाब से इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर आता है। तो देखिए ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन सकती है, ये पहले एस के अंतिम कोष क्या है इसका एस, तो पहले ये एस के इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, उसके बाद इसके पास डी में कितना है, एक ही है, तो फिर दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी हो जाएगी, 3, 2 ये हो गई, एक हो गई, तो 3। तो ये स्कैंडियम केवल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2 एंड +3। अब अगर हम इसी तरीके से टाइटेनियम में चले, ये स्कैंडियम का था, टाइटेनियम की क्या होती है, देखिए 3D2 एंड 4s2, तो क्या हो जाएगा इसका +2 एंड +3 एंड +4, 3 हो जाएंगी, क्योंकि पहले तो 2 s के जाएंगे, फिर डी का एक त्यागेगा तो 3 हो जाएगा, 2 s और एक डी का छोड़ करके +3, फिर बचे कितने, दोनों डी और दोनों 4 के चले जाएंगे s के, तो कितनी आ जाएगी इसकी, +2 +3 +4। इसी तरीके से वेनेडियम के निकालेंगे आप, तो 3D2 आपका यहाँ पे 3D3 हो जाएगा, वेनेडियम 3D3, 4s2, यानी आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे निकालनी है, मैं आपको बता रहा हूं। आप देखिए इसकी भी क्या होगी, देखिए +2 +3 +4, और वेनेडियम में पांचों इलेक्ट्रॉन चले गए तो +5 आ जाएगी। इसी तरीके से क्रोमियम, देखिए क्रोमियम की आपकी 3D4 होती है आपकी, वेनेडियम 3D4, तो 3D4 की जगह हम 3D5 लिखते हैं क्रोमियम को, आपको पता है 4s1। तो क्रोमियम 2 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाता है, +1 भी दिखाएगा, +2 भी दिखाएगा, +3 भी होगी, +4 भी होगी, इस प्रकार से +5 भी होगी क्रोमियम की, 5 एंड 6 भी होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्रोमियम का अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को त्यागते हुए आप इस रूप में +1 कब होगी, जब क्रोमियम की डी में 5 यानी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और अगर दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाए 4D4 और 5s2, तो इस प्रकार से इसकी 5 क्या होंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, तो इसकी क्रोमियम की हो गई। इसी तरह से मैग्नीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, मैग्नीज की आपकी होती है 3D6 एंड यहाँ पे आपका क्या होता है 4s2। तो मैग्नीज में आपका देखिए 3D6 एंड 4s2 आपका मैग्नीज में आता है, तो आप देखिए 5, क्योंकि ये तो एक्सेप्शनल है, इसलिए 3D5 25 होता है, इसलिए 3D5 हो रहा है। तो मैग्नीज देखिए +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7, देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई इलेक्ट्रॉन वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाता है तो मैग्नीज दिखाता है। सातों के साथ इलेक्ट्रॉनों को भी मैग्नीज अपने से त्याग करके कितनी स्टेट प्राप्त कर लेता है, 7। तो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट आता है, अक्सर पूछा जाता है कि ट्रांजिट एलिमेंट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, तो आपने देखना है कि पढ़ते इसमें ज्यादा +2 +3 +6 7 इसकी मेन होती है, लेकिन ये सब क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट दिखाता है। इस तरीके से कोबाल्ट की निकाल लेंगे, इसी तरह निकिल की निकालेंगे। कॉपर की देखें, कॉपर क्योंकि 3D10 4s1 ये लिखते हैं हम कॉपर की एक बार फिर से अपवाद स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो कॉपर भी +1 भी दिखाएगा, क्या दिखाएगा, +1 भी दिखाएगा कॉपर, इसलिए इस फॉर्म में +1 दिखाएगा। डी कक्षक इसकी पूरी है। अगर हम इसे 9 कर दें, 3D9 4s2 कर दें, तो तब कॉपर की क्या हो जाएगी आपकी +1 +2 +3, इस तरीके से कॉपर के क्या होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, +4 तक भी कॉपर आपके चले जाएगा, ठीक है। तो कॉपर भी +1 +2 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में रहता है। और जिंक की देखिए आप, जेडन तो आपको पता है कि कंप्लीट है, जेडन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है हमारे पास 3D2, और जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है केवल 1 है, 1 +1 एंड +2 केवल +2 है, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन अपने बहतम को उसके छोड़ता है और उसका डी कक्षा कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से बेटा ये वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इनके अंतिम कोष भरा हुआ नहीं है, अंतिम से पहला कोष भरा हुआ नहीं है, डी कक्षक खाली है, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करता है, अपने अंतिम कोष 4s के इलेक्ट्रॉनों को भी त्याग देता है और डी के भी इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, इस आधार पर इनकी इलेक्ट्रॉनिक। तो आप इसी प्रकार से 4D की भी बना लेंगे, वो भी वेरिएबल दिखाएंगे, 5D की बनाएंगे, वो भी वेरिएबल दिखाएंगे, क्योंकि उनके भी डी कक्षक और 4s कक्षक कंप्लीट हो, उनका भी s कक्षक कंप्लीट है, किसी में नहीं है, और डी कक्षक तो अनकंप्लीट ही है, केवल लास्ट के 2 तत्वों में जाकर के डी कक्षक कंप्लीट होता है।
वो भी अपवाद स्वरूप होता है। नहीं तो लास्ट वाला ये है, जैसे जिंक है, इस आधार पर इनके हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो आप इजिली, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेटों को निकाल सकते हैं। तो आप 4D की निकालेंगे, 5D की निकालेंगे। आप सोचिए कि आपके लिए 4D 5D होमवर्क है, आप कीजिए। अगर किसी का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए और लिखिए कि हमको इसका 3D सीरीज, 4D सीरीज या 5D सीरीज में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आई सर, तो मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। अच्छे से वीडियो देखिए। आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है, आपके पास इस सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, इसके साथ में अपवाद स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो लिखने के लिए पूछे जाते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि इनको ट्रांजिट एलिमेंट कहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इनको ट्रांजिट एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। और एक चीज इसमें और है बेटा कि इसमें जिंक, जिसका अंतिम डी कक्षा कंप्लीट होता है, तो तीनों सीरीज में आपने देखा जिंक है, कैडमियम और मरकरी है। Zn, एक चीज मैं आपको बता दूं, Zn है और क्या Cd है, कैडमियम है और आपका क्या है, मरकरी है। ये तीन तत्व ऐसे हैं जिनको ट्रांजिट एलिमेंट नहीं कहते हैं, ये संक्रमण तत्व नहीं होते, इनको संक्रमण तत्व नहीं है। ये क्या है, संक्रमण तत्व नहीं है। इसका कारण क्या है, इसमें पूछा जाता है ट्रांजिट एलिमेंट के। ट्रांजिट एलिमेंट्स की एक परिभाषा है कि जिनका n-1 डी कक्षक 1 to 10, यानी जिनका n-1 डी कक्षक पूरा नहीं होता है, उनको संक्रमण तत्वों की श्रेणी में, ये डी में तो आते हैं लेकिन उनको ट्रांजिट एलिमेंट नहीं कहते, क्योंकि इन सबके, ये 3D का, ये 4D का, ये 5D का, इनके अंतिम कोर्स में इनका डी कक्षक कंप्लीट होता है। इनका डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबके 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए ये ट्रांजिट एलिमेंट्स नहीं है। आपके पास एक नंबर में पूछा जाता है जिंक, कैडमियम, मरकरी या कोई और इसके साथ में दे देंगे, स्केंडियम, टाइटेनियम, जिंक, क्रोमियम में से बताइए कौन ट्रांजिट एलिमेंट नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है कि संक्रमण तत्व, उसको वो संक्रमण तत्व नहीं होता, उसको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं जिसका डी कक्षा कंप्लीट होता है। जिसका डी कक्षा क्या होता है, कंप्लीट होता है। इनमें 3D सीरीज में जिंक, 4D सीरीज में कैडमियम और 5D सीरीज में मरकरी का अंतिम कोर्स पूर्ण होता है, डी कक्षा पूर्ण होता है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं लिखते हैं। डी ब्लॉक में इनको रखा जाता है। डी ब्लॉक ट्रांजिट ब्लॉक होता है, इसलिए उस ब्लॉक के अकॉर्डिंग इनको उसमें रखा जाता है। लेकिन संक्रमण तत्व की परिभाषा होती है, जिनके डी कक्षक अपूर्ण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन इनके पूर्ण होते हैं, इसलिए ये संक्रमण तत्व की श्रेणी में। क्रोमियम, कॉपर अपवाद है, अपवाद स्वरूप है, इसलिए कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, इसलिए कॉपर को नहीं लिखा जाता। जिंक, कैडमियम नोट कर लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये तीनों संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट कीजिए, अच्छे से वीडियो को देखिए, रीड आउट करिए, अपने इससे छोटे छोटे क्वेश्चनों को तैयार करिए बोर्ड के लिए। अगले टॉपिक्स पे मिलेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसमें महत्वपूर्ण